हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हमने एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए जो आज का टॉपिक है वो है एक्सरे किरण का अवशोषण वर्णक्रम या फिर एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगा? एक्स किरण का अवशोषण वर्णक्रम। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, बहुत ही सरल है। बेसिकली इसमें होता यह है कि हम लोग जो एक्सरे है उसको क्या करते हैं, किसी अवशोषक पदार्थ पर हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमने एक्स किरण की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था उसमें ये पॉइंट था। ठीक है, उसी की थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं। तो एक्स किरण को क्या करते हैं, कोई भी एक अवशोषक पदार्थ ले लेते हैं, उसमें हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, आपतित कराते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि दूसरे साइड से कितना एक्स किरण निकल रही है। तो यदि मान लेते हैं एक कोई अवशोषक पदार्थ है, ठीक है, जैसे ये कोई एक पदार्थ हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक एक्स किरण आपतित हो रही है इस पर या इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी लेट आई 0 है, और जो निकलने वाली एक्स किरण है उसकी तीव्रता यदि मैं आई ले लूँ, ठीक है, तो इधर से इंसिडेंट होगी। ये क्या है? अवशोषक पदार्थ है, अवशोषक पदार्थ। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये जो अवशोषक पदार्थ है इसकी मोटाई क्या है? x है। तो जो I का मान होता है, जो निकलने वाली x किरण होती है उसकी तीव्रता का जो फार्मूला दिया जाता है वो होता है I = I0 इंटू e⁻⁻x। ये फार्मूला दिया जाता है जो निकलने वाली एक्स किरण है उसकी इंटेंसिटी का फार्मूला, कि कितने एक्स किरण निकल रही है। ठीक है, अब इस फार्मूला में देखो आई क्या है, जो हम लोग इंटेंसिटी के माप मेज़र करने वाले हैं, जो निकलने वाली एक्स किरण है उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, और I0 क्या है, जो इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी है। और यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू को बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ म्यू क्या रहता है? अवशोषक गुणांक रहता है या फिर अवशोषण गुणांक। ठीक है, अब ये क्या बोला है, तो उससे पहले इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लिख देते हैं। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होती है, ये एक्स किरण जो निकल रही है या फिर जो एक्स किरण आपतित हो रही है और जो एक्स किरण निकल रही है, ये बताता है कि ये अवशोषक जो पदार्थ है वो कितना एक्स किरण को अवशोषित कर रहा है। ठीक है, जितना अवशोषित करेगा उतना ही ये इसका मान क्या होगा? ज़्यादा होगा, अवशोषण गुणांक का मान। और इस फार्मूला में एक्स क्या है, तो एक में पहले बता दिया क्या है, इस अवशोषक पदार्थ की मोटाई है। ठीक है, अवशोषक पदार्थ की मोटाई है। तो इस प्रकार से जो एक्स किरण निकलने वाली रहती है उसकी इंटेंसिटी का फार्मूला दिया जाता है। ये मैं प्रॉपर्टीज़ में बताया था एक बार। ठीक है, तो ये पहले से पता होगा, तो इस फार्मूला से निकाला जाता है। अब देखो होता क्या है, कैसे मेज़र करते हैं, तो जो भी पदार्थ का हम लोग को
ये जो अवशोषण गुणांक है इसका मान निकालना रहता है। उसको क्या करते हैं, सबसे सामने एक्स किरण जो निकल रही है उसके सामने रखेंगे, उसके बाद उसमें इंसिडेंट कराएंगे, उसके बाद मेजर कर लेते हैं कि कितना एक्स किरण दूसरे साइड से निकल रही है। अब जितना डाले रहेंगे और उसमें से कुछ कम निकलेगी, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो गया, कुछ एक्स किरण अवशोषित कर लिया गया इस पदार्थ के द्वारा। तो जो अवशोषण जो ये अवशोषित किया है जितना एक्स किरण, वही क्या होगा, अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो उसके बाद कैसे करेंगे, इसको रख देंगे, यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे और इसको मेज़र कर लेंगे, दोनों को मेज़र कर लेंगे। अब इन दोनों का मान हमको मालूम है तो वहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, म्यू का मान निकाल सकता हूँ। इसका मान मालूम है, इसका मान मालूम है, एक्स जो इसकी मोटाई है, मोटाई तो हमको मालूम ही रहेगा, पदार्थ का उसको मेज़र कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर क्या हमको निकल जाएगा, ये म्यू का मान निकल जाता है। उसके बाद ये जो म्यू का मान है ना, इसको हम लोग अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर रखते हैं। पहले तरंग दैर्ध्य का मान कुछ कम करेंगे, उसमें फिर म्यू का मान निकालते हैं, फिर तरंग दैर्ध्य का मान और बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पे म्यू का मान निकालते हैं और बढ़ा देते हैं, फिर म्यू का मान निकालते हैं। ऐसे करके इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, मेज़र करते जाते हैं और दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ से फिर क्या पता चलता है कि जो ये अवशोषण पदार्थ है ये लैम्डा के मान पर कितना डिपेंड कर रहा है, या फिर उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, जो अवशोषण गुणांक है उसमें क्या चेंज आ रहा है। ये तो इसका जैसे गुणांक, जो अवशोषण गुणांक और लैम्डा के बीच में जो तरंग दैर्ध्य है, जो ग्राफ है सॉरी, उसको मैं बनाता हूँ कैसे बनता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई एक वस्तु ले लेते हैं, अवशोषक पदार्थ, लेट की ये क्या है, एक शीशे की पन्नी है, ठीक है, क्या हो, शीशे की पन्नी, सॉरी शीशे को दूसरे ऐसे लिखते हैं ना, शीशे की पन्नी हो, कोई भी एक हम लोग पदार्थ ले लिए, बुक में शीशे की पन्नी दिया गया है, फॉइल ऑफ लेड, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, अवशोषक पदार्थ, इसमें क्या करेंगे, एक्स किरण इंसिडेंट कराएंगे जिसकी तीव्रता क्या हो, I0 हो। उसके बाद इस पदार्थ से क्या होगा, एक्स किरण इसमें इंसिडेंट होंगी, उसके बाद जितनी इंटेंसिटी की जो तीव्रता निकलेगी वो वहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पे कुछ अवशोषण क्या कर लेगा, वो अवशोषित कर लेगा, कुछ एक्स किरण को अवशोषित कर लेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर ये काम करते जाते हैं। पहले कुछ तरंग दैर्ध्य करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स किरण जो आपतित हो रही है और कितना निकल रही है, फिर तरंग दैर्ध्य का मान और बढ़ा देंगे, फिर एक्स किरण यहाँ पे आपतित होगी, फिर दूसरे साइड निकल जाएगी, फिर और बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से इंसिडेंट होगी, दूसरे साइड निकल जाएगी, और क्या करते जाते हैं, इसका मान हम लोग निकालते जाते हैं, म्यू का मान, और उन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तरंग दैर्ध्य और इस म्यू के बीच में। तो जो शीशे की पन्नी होती है, इसमें ऐसा प्रैक्टिकल करने के बाद हमको जो ग्राफ प्राप्त होता है उसको मैं बता देता हूँ। तो ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है, इस साइड रहता है अपना तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और इस साइड क्या रहता है, जो अवशोषक गुणांक है म्यू का मान वो रहेगा म्यू, ठीक है। इसका कुछ स्केल ले लेते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6 ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, 0.8, 1.0, यहाँ पे 1.2, ऐसा कुछ स्केल ले लिए। तो देखो जो शीशे की पन्नी रहता है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसका म्यू का मान हम लोग निकालते हैं विभिन्न तरंग दैर्ध्यों पर। तो इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, सबसे पहले जो ग्राफ प्राप्त होता है वो क्या होता है, यदि हम लोग तरंग दैर्ध्य का मान कम रखते हैं, मतलब 0.2 के आसपास रखते हैं, तो जो अवशोषण गुणांक का मान है ये सबसे पहले ऐसे बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, स्टार्टिंग में बढ़ने लगता है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर अवशोषक गुणांक का मान बहुत ही कम हो जाता है, एकदम घटकर शून्य हो जाता है, ऐसा समझ सकते हो। मान लो ये पॉइंट तक क्या होगा, बढ़ा, फिर यहाँ से घटकर क्या हो गया, शून्य हो गया। इसी को बोलते हैं लैम्डा के, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, लैम्डा के, ठीक है। इसको बोलते हैं अवशोषण कोर, अवशोषण कोर। जिस पॉइंट पर क्या हुआ, लैम्डा का मान, जो अवशोषण गुणांक उसका मान घटकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जिस लैम्डा पर ये घटकर 0 हो गया उसी को बोलते हैं अवशोषण कोर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एज, एब्जॉर्प्शन एज।
और चूंकि देखो ये क्या है, स्टार्टिंग में लेमडा का मान बहुत कम है, लेमडा का मान बहुत कम है, मतलब जो एक्स किरण है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसका रेंज जो है बहुत ही कम होगा, ऐसा समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी। तो हमको उस टाइम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक्स किरणें रहती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एक्स किरणें रहती है तो वो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो पदार्थ है अवशोषक पदार्थ उसके भीतर तक जाएगा, उसके अंदर तक जाएगा। तो अंदर तक जाएगा तो उसके परमाणु में सबसे अंदर में कौन सा सेल रहेगा, के सेल रहेगा। तो के सेल को वो प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो अवशोषण गुणांक मान प्राप्त हुआ है वो फॉर के सेल के लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये तो के सेल के लिए हो गया। अब इसके बाद जैसे ग्राफ यहाँ तक बढ़ा, अब लेमडा का मान बढ़ाएंगे, लेमडा का मान बढ़ाएंगे तो यहीं तक बस के सेल के इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। इसके बाद अब के सेल के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो के सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए रहेगा वो कम तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त होता है। उससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पर अब के सेल के इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित नहीं होंगे। अब क्या होंगे, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होंगे, मतलब के बाद एल सेल, तो एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित होना स्टार्ट होंगे। तो जो लेमडा के और म्यू के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे वो किस टिप से प्राप्त होता है, तो अचानक से बढ़ जाता है ऐसे करके, ठीक है। क्या होता है, अचानक से बढ़ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे 3 अलग अलग उप अवस्था प्राप्त होते हैं, जिसको बोलते हैं, ये कुछ इस टिप से प्राप्त होता है। उसके बाद इसका मान बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं एल फर्स्ट, इसको बोलते हैं एल सेकेंड, इसको बोलते हैं एल सेकेंड। ध्यान रखना जो एल फर्स्ट, एल सेकेंड और एल थर्ड है ये क्या होते हैं, बहुत ही पास पास में होते हैं, समीप में होते हैं। और यहाँ पे 3 लेवल क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इसके पहले टॉपिक में पढ़ा था कि जो एल सेल होता है वो क्या होता है, 3 अलग अलग लेवल में बढ़ जाता है। जो डबलेट स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक है, इस कारण वहाँ पे 3 अलग अलग लेवल प्राप्त होते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, मान लो और आगे देखो जो शीशे की पन्नी है इसमें सिर्फ 2 ही तक प्राप्त होता है, के सेल वाला और एल सेल वाला। मान लो कि दूसरा पदार्थ लेते हैं तो उसमें जो एम सेल ही प्राप्त होगा। एम सेल में कितना अलग अलग उप ऊर्जा अवस्था प्राप्त होंगे। तो एम सेल के लिए मैं बताया था पिछले लेक्चर में कि 5 प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उसके बाद और मान लो आगे आता दूसरे किसी पदार्थ के लिए तो एन सेल भी आता, एन सेल में कितने होंगे, 7 सेल। उसके बाद और आगे ओ सेल, ओ सेल में कितना होंगे, फिर से 5। उसके बाद पी सेल, पी सेल में अगेन 3 ऊर्जा लेवल प्राप्त होते हैं। तो ये जो म्यू का मान है, अवशोषण गुणांक का मान है, या अवशोषण कोर का जो मान आ रहा है समझ लो, वो ना अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। मतलब कि ये जो म्यू का मान है ये लाक्षणिक गुण होता है, या फिर क्या बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है। मतलब हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे यदि दूसरा कोई पदार्थ ले लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे दूसरा ग्राफ आएगा, ठीक है। मान लो कोई दूसरा पदार्थ ले लेंगे तो उसके लिए फिर दूसरा ग्राफ आएगा। तो ये किसी से के लिए सेम नहीं आता, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बोल सकते हो। बाकी अगर शीशे की पन्नी के जब हम लोग निकालेंगे तो कुछ इस टिप से ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक यहीं तक था, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और बस आपको बताना था ये फार्मूला, मेन इस फार्मूला का यूज़ हमको न्यूमेरिकल में करेंगे तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये म्यू क्या होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद ग्राफ में अवशोषण कोर, एब्जॉर्प्शन एज, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। और लैम्डा और म्यू के बीच में अवशोषण जो गुणांक है उसके बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ कुछ इसी से ऐसा करके प्राप्त होता है शीशे की पन्नी के लिए, ठीक है। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तो ये हो गया टॉपिक पूरा कंप्लीट। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा और एक्सरे स्पेक्ट्रा, इन दोनों के बीच में हम लोग कुछ डिफरेंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 या 5 हम डिफरेंस देख लेते हैं। आप एकदम ईजी जैसा डिफरेंस है, आपको मालूम भी होगा, लेकिन एक बार यहाँ पे समराइज़ कर देते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के फिर उसको लिखता हूँ।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। क्या हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक? डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? प्रकाशीय वर्णक्रम और एक्स किरण वर्णक्रम में अंतर। प्रकाशीय वर्णक्रम मतलब जो हमको दृश्य जो प्रकाश प्राप्त होती है उसके लिए, ठीक है, जो हम लोग को जैसे सन जो लाइट है, सन का जो लाइट है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाशीय वर्णक्रम हो जाएगा। यदि उसके लिए स्पेक्ट्रा निकाले तो वो प्रकाशीय स्पेक्ट्रा कहलाएगा। और एक्स किरण स्पेक्ट्रा आपको पहले से बता है, ठीक है, बता चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में हमको ग्राफ वो करना है, डिफरेंस निकालना है, अंतर लिखना है। तो सबसे पहले जैसे इसको पॉइंट वाइज बताऊंगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा इस साइड, दूसरे साइड लिख देते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रा। ठीक है, देखो एकदम इजी जैसे टॉपिक है, आप लोग को पहले से ही मालूम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा है, प्रकाशीय वर्णक्रम है, वो कब प्राप्त होता है? जब पदार्थ के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें जब ट्रांजिशन होता है, उनके एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होता है, तब हमको क्या होता है? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा प्राप्त होती है। लेकिन जो एक्स किरण स्पेक्ट्रा होती है उसमें क्या होगा? एक्स किरण स्पेक्ट्रा तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन के आंतरिक कक्षाओं में जो ऊर्जा लेवल है उनमें जब ट्रांजिशन होता है, तब वहाँ पे क्या प्राप्त होती है? एक्सरे स्पेक्ट्रा प्राप्त होती है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, पहला परमाणु के बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन या संक्रमण, ऐसे बोल सकते हो हिंदी में, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से लिख सकते हो। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में परमाणु के बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से प्राप्त होता है, ऐसे कुछ लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन से होता है। ठीक है, आंतरिक जो इनर सेल होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से प्राप्त होता है। तो ये पहला अंतर लिख सकते हैं। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं? इसके रेंज के बारे में लिख देते हैं। ठीक है, या फिर इसके पहले तीव्रता के बारे में लिख देते हैं। तो जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा होती है इसकी तीव्रता या इंटेंसिटी बहुत ही निम्न होती है, बहुत ही कम इंटेंसिटी की होती है। ठीक है, यदि हम लोग ज़्यादा इंटेंसिटी के करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? वो एक्सरे स्पेक्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा की आवृत्ति निम्न होती है, आवृत्ति निम्न होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है इसकी आवृत्ति क्या होती है? उच्च होती है। अब जाहिर सी बात है, हम लोग आवृत्ति तो लिख दिए, इंटेंसिटी लिख दिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी तरंग दैर्घ्य के बारे में। तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा भाई? आवृत्ति निम्न है, इसका मतलब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, लंबी होगी। और यहाँ पे आवृत्ति उच्च है, तीव्रता बहुत ज़्यादा है, मान लो ऐसा समझ सकते हो। तो उसमें जो तरंग दैर्घ्य का मान है वो क्या होगी? बहुत ही छोटी होगी। हमने पहले भी पढ़ा है एक्सरे स्पेक्ट्रा में क्या होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है बहुत ही छोटी होती है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा तीसरा पॉइंट, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है, बहुत
लंबी होती है। उसके बाद इसमें क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट, जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, इसके हम लोग रेंज को लिख देते हैं। तो जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में जो रेंज होता है तरंग दैर्घ्य का वो कितना होता है, तो वो जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में प्राप्त होती है। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में या परास में प्राप्त होती है, परास में प्राप्त होती है। और सिमिलरली यदि हम लोग उसके बारे में लिखना चाहें एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको पहले बता चुका हूँ। इसकी रेंज क्या होती है, 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के परास में होती है, के परास में प्राप्त होती है। ये पहले से ही पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 अंतर हो गया। एक अंतर और लिख सकते हो चाहो तो, जो प्रकाशीय वर्णक्रम होता है इसका प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया होगा 10वीं क्लास में, 11th क्लास में, शायद 11 में था, ठीक है। तो उसमें प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल किए होंगे। उसमें क्या होता है, जैसे सूर्य की जो लाइट आती रहती है, लाइट ऑप्शन, टोटल 7 कलर प्राप्त होती है। आपने पढ़ा होगा कौन कौन से कलर, विबग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर, ऐसे करके 7 कलर प्राप्त होती है। आप लोग को इसमें नाम भी मालूम होगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बैजानी, हपीनाला, ऐसा भी बोलते हैं। वी से क्या होता है, वायलेट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, जो भी स्पेलिंग होगा, ठीक है। स्पेलिंग इसका आई थिंक ऐसा कुछ होगा, ठीक है, देख लेना वो। उसके बाद आई से क्या होता है, इंडिगो, और बी से क्या होता है, ब्लू, ठीक है। जी से क्या होता है, ग्रीन, और वाई से क्या होता है, येलो, ओ से क्या होता है, ऑरेंज, और आर से क्या था, रेड। तो इस प्रकार से हमको टोटल ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, 7 प्रकार के यहाँ पे रंग प्राप्त होते हैं, 7 प्रकार के कलर प्राप्त होते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, जामुनी, सॉरी जामुनी नहीं, नारंगी, ठीक है, ऑरेंज कलर, संतरा कलर, और आर मतलब रेड। तो इस प्रकार से 7 रेखाएं प्राप्त होती है। तो इसमें तो 7 प्राप्त होती है, लेकिन जो एक्सरे स्पेक्ट्रा में होती है इसमें कितने रेखाएं प्राप्त होती है, तो 2 प्रकार के रंग प्राप्त होती है। रंग ना, रेखा नहीं, रंग। तो कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सा, तो इसको भी हम लोग पहले पढ़ा है। सबसे पहले को बोलते हैं कोमल एक्स किरणें, कोमल एक्स किरण, ठीक है। और दूसरा कौन सी होती है, कठोर एक्स किरण, कठोर एक्स किरण। ये जो कोमल एक्स किरण है ये कब प्राप्त होती है, जब लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। मतलब तरंग दैर्घ्य का मान छोटी तो रहेगी, लेकिन यदि कुछ थोड़ी सी बड़ी है तो कोमल एक्स किरणें प्राप्त होती है। मान लो ज़्यादा बड़ी है तब तो हमको ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ी सी वो लंबी हो तो, और यहाँ पे तो बहुत ही छोटी हो, छोटी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, हमको 2 प्रकार के यहाँ पर रंग प्राप्त होते हैं इसमें एक्सरे स्पेक्ट्रा में। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल अंतर लिख सकते हैं। इसे 5 प्रकार का अंतर बता दिया हूँ, और एक आध टॉपिक और आप देख सकते हो जो डेफिनेशन बताए होंगे उसमें से। बाकी ये 5 अंतर आप याद कर लेना, इसको एग्ज़ाम में हो सके तो पूछ सकते हैं, 3-4 नंबर में आता है, ठीक है। तो ठीक है, ये टॉपिक को ओवर करते हैं। इसमें दो चीज़ पढ़ाया मैंने। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक्स किरण के लिए, और दूसरा ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा और एक्सरे स्पेक्ट्रा में दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो इस लेक्चर को ओवर करते हैं। यदि पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और यदि नहीं आ रहा होगा तो डिसलाइक कर देना, और आपको कुछ भी सुझाव अगर देना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा जिसमें क्या करूंगा, जो एक्स किरण है उसका मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आता है न्यूमेरिकल, तो उसको मैं बता दूंगा, और उसके बाद फिर ये जो पूरा चैप्टर है ये ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।